हेलो बच्चों, 15 अप्रैल मॉर्निंग सेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं अपन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट जिनका मास m है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ड्यू टू ईच अदर ग्रेविटेशनल पुल। आपसे पूछा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सवाल है ग्रेविटेशन से। ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो कितनी है? r है। पार्टिकल का जो मास है वो कितना है? m है। और एंगुलर वेलोसिटी पूछी अपन से। तो अगर ये सर्कल में चल रहा है तो सर्कल में चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके कारण मिल रहा है? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो अपन लिख सकते हैं कि पार्टिकल के ऊपर दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ रहा है? g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल कितनी है? 2r अपॉन 2r स्क्वायर। इसको क्या करेंगे अपन? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर कर देंगे। तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई 4r क्यूब। और यहां से मैं ओमेगा की जो वैल्यू है सिंपली क्या बोल सकता हूं? 1/r रूट ओवर gm बाई 4r। सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? A string is vibrating in fundamental mode in which both the ends is fixed. Frequency, fundamental frequency आपको दे रखी है 50 हर्ज। म्यू आपको दे रखा है। मास ऑफ स्ट्रिंग आपको दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है? स्पीड ऑफ वेव। तो अगर कोई रस्सी दोनों एंड पर फिक्स है और तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? v/2 इंटू एल। तो यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और L अपन निकाल सकते हैं। तो यहां से V की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2L इंटू एफ नॉट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 50, लेकिन L के बारे में जानकारी नहीं है। L कैसे निकाले? तो L के लिए उसने क्या बोला है? म्यू गिवन है। तो म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? m/L। मास कितना दे रखा है आपको? 18/1000। मास इज इक्वल टू 18/1000 एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन टू बी। लेंथ निकालनी है तो यहां से लेंथ की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू m/म्यू। m है 18/1000 और म्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1/50। तो ये आपके पास क्या आ गया? L आ गया। तो V की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2। लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है? 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000। और एफ नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपको? 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी विच इज 90 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो अपन ये जानते हैं लेट्स से ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है और ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी क्या होती है? 0। मीन पोजीशन पे क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। इसी को यूज करते हुए अपन को ये आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिमम एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये बात क्या पूछा है उसने? मिनिमम एक्सेलरेशन इज एक्सट्रीम पोजीशन। गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। बिल्कुल सही बात है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। थर्ड स्टेटमेंट रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी सही है क्योंकि अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो अपन जानते हैं फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्स के। और जहां पे एक्स जो होता है वो कहां से होता है? मीन पोजीशन से। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। ये भी सही है क्योंकि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर आप मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस करोगे तो एक्सेलरेशन इधर आएगा। मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस करोगे तो एक्सेलरेशन इधर आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? आपका फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्स दे रखा है। वर्क पावर एनर्जी का सवाल है। वर्क पूछा है आपसे x इज इक्वल टू 2 मीटर से 4 मीटर। तो जैसा कि ये वेरिएबल फोर्स है तो जो वर्क की जो वैल्यू आएगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dx।
f की जो वैल्यू है कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक, f की जो वैल्यू है वो कितनी है 5x, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट रखने पे कितना आ जाएगा 16 माइनस 4, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 30. दिस इज योर आंसर. अगला सवाल है, पोजीशन वेक्टर आपको r गिवन है, आपसे क्या पूछा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अपन जानते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में. तो पोजीशन वेक्टर की हेल्प से मैं क्या बता सकता हूं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इसको आप दो बार डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज d2r बाई dt स्क्वायर. दो बार डिफरेंशिएट करने पर जो a वेक्टर आता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 30t कैप, दैट इज 30j कैप. और अगर 30j कैप एक्सेलरेशन आया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इन प्लस वाई डायरेक्शन, और अगर एक्सेलरेशन प्लस वाई डायरेक्शन में है तो फोर्स भी किधर आएगा, प्लस वाई डायरेक्शन में आएगा. नेक्स्ट, हाफ लाइफ इज 5 ईयर, आपसे पूछा है 15 ईयर बाद में कितनी क्वांटिटी बचेगी. न्यूक्लियर फिजिक्स का आसान सा सवाल है. तो अपन ये जानते हैं कि n हाफ लाइफ बाद में जो क्वांटिटी अपने पास बचती है वो कितनी होती है, n0 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ. नंबर ऑफ हाफ लाइफ अपने पास कितनी है यहाँ पे 15 ईयर, का मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई, 3 हाफ लाइफ. और अगर 3 हाफ लाइफ होगी तो आपके पास जो क्वांटिटी बचेगी दैट इज n0 अपॉन 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू n0 बाई 8. तो कितनी क्वांटिटी बचेगी, दैट इज 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी. ये भी सिंपल सवाल था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. यहां से आपको x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है और आपसे स्पीड पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर. तो स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, dx बाई dt. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2t माइनस 2. किस टाइम पे पूछ रहा है, t इक्वल टू 2 पर. t इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से v की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर आंसर. This is your answer 2 meter per second. Again, this was simple problem. Now next question is your eighth question में क्या दे रखा है कि the total charge stored in capacitor is 100 microcoulomb. आपसे क्या पूछा है, x पूछा है. तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटेंस आपको पता है, इसको कैपेसिटेंस को x को आपको निकालना है. तो सिंपल सवाल है, अपन ये बोल सकते हैं कि इन तीनों के अंदर जो टोटल चार्ज स्टोर है दैट इज 100 माइक्रोकूलम. तो अगर टोटल चार्ज की मैं बात करूं Q, दैट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V. टोटल चार्ज कितना दे रखा है 100 माइक्रोकूलम. तीनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 प्लस x प्लस 3 इंटू वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट. तो इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी दैट इज योर 5 माइक्रोफेरेड, विच इज ऑप्शन नंबर 4. तो ये भी आसान सवाल था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको बोल रखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है E. डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी जब आपने काइनेटिक एनर्जी को E/4 कर दिया. तो अपन ये जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी को 1/4 कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी को 1/4 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 टाइम हो जाएगा. तो लैम्डा डैश वुड बी 2 लैम्डा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1. अगेन दिस वाज सिंपल प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर टू सॉलिड सिलेंडर if mass and radius is same and axis is passing through the center of mass. इसमें क्या है अपने पास, एक सॉलिड स्फीयर है और दूसरा क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है. मास दोनों का सेम है और रेडियस दोनों की सेम है. रेशियो पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन का. तो अपन ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, जहां पे k रेडियस ऑफ गायरेशन है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मास सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज प्रोपोर्शनल टू √I. ठीक है. नाउ radius of gyration for solid sphere upon the radius of gyration of for solid cylinder, this can be written as moment of inertia of solid sphere, that is 2/5 mr square, and moment of inertia for solid sphere about the solid cylinder about this axis is mr square by 2. On solving this we will get the value as ks upon kc, that is √4/5, and √4/5 this is your first option.